का संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट तक बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष हाल के चुनावों में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। पीएम ने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का फायदा मिले। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। प्रधानमंत्री ने इसके बाद राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनके अभिवादन में स्पीच दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिवादन किया। खड़गे ने इस दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति के फेयरवेल देने का मौका तक नहीं मिला। खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा, आपको बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। आपको अपनी तकलीफ डॉक्टर को बतानी चाहिए। सरकार इस सत्र में कुल 10 अहम बिल पास कराने की योजना बना रही है, लेकिन विपक्ष भी सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने पर आमादा है। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, फिर प्रश्नकाल की शुरुआत। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। It is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? सभापति जी, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे, आप बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ 1 नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारा जीवन बदला, हम सभी न्यू कमर का जीवन बदला।
तो किसे हताशा और कौन अहंकार में व्याकुल है? अगले घंटे लगातार संसद की कार्रवाई, प्रधानमंत्री का बयान और मल्लिकार्जुन खड़गे के पलटवार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। प्रश्नकाल में अमित तिवारी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। जितेंद्र वर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता एसपी हैं। सुमन कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर विपुल सुनील मेरे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्नकाल के जो सवाल हैं वो हम ले लेते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रश्नकाल का जो सवाल नंबर 1 है, जिसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से चर्चा कैसे होगी, ये बवाल विपक्ष क्यों कर रहा है? पहला सवाल प्रश्नकाल का ये है। प्रश्नकाल का दूसरा सवाल जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार अगर संसद नहीं चलेगी तो अहम बिल कैसे पास होंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, विपक्ष संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहा है। सवाल नंबर 2, चर्चा नहीं होगी तो अहम बिल कैसे पास होंगे। जी हां, सवाल नंबर 3 प्रश्नकाल का, जिस पर हम अगले 1 घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या विपक्ष को टैक्स पेस के पैसों की चिंता नहीं है? हंगामा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रोज खर्च होते हैं, वो हम टैक्स पेस का पैसा है, उसका क्या होगा? सवाल नंबर 4 प्रश्नकाल में जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आखिर हार की निराशा की वजह से क्या विपक्ष हताश है, जिस वजह से वो हंगामा कर रहा है, सत्र चलने नहीं दे रहा है? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, जिस पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने वाले, संसद में कौन ड्रामा कर रहा है, विपक्ष या सरकार? पैनल की तरफ रुख करते, पैनल के पास वापस आते हैं। जितेंद्र वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, हमारे साथ जुड़े, बहुत दिनों के बाद इनसे डिबेट पर मुलाकात हुई है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं संसद के सत्र को चलाने के लिए, विपक्ष हंगामा कर रहा है, एसआईआर को लेकर दिक्कत है, सरकार के कामकाज को लेकर दिक्कत है, कम से कम सदन पर चर्चा तो करिए। विरोध तो पूरी जिंदगी करना है पार्टियों को, सदन तो चलने दीजिए। जितेंद्र जी, देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन में देश के उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो जो लोगों की जिंदगियों से भी जुड़े। पीसीआर चेंज द ग्राफिक्स, प्ले ऑल द ग्राफिक्स। जी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 33 बीएलओ की मौत ड्रामा हो सकती है, लेकिन विपक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए किसी एक व्यक्ति की भी जान की बहुत कीमत है। ये एसआईआर में इतनी जल्दबाजी क्यों? 1.5 वर्ष उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, तमाम और जिन राज्यों में एसआईआर करा रहे हैं चुनाव, उसमें भी चुनाव में समय है। अंततः आपने 7 दिन बढ़ाया और लगभग अभी 7 दिन या 15 दिन और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 30 से 40% काम अपलोडिंग का, जो डिजिटल अपलोडिंग है, वो 30 से 40% ही हो पाई है। अभी बांट तो 100% दिए, लेकिन कलेक्ट नहीं हुए। अगर यही समय जब बढ़ाना था, आपने कहा कि ट्रेनिंग होगा बीएलओ का, भैया हमें एक राज्य आप बता दो जहां आपने ट्रेनिंग कराया हो बीएलओ का। बीएलओ फॉर्म्स नहीं भर पा रहे, बहुत से बीएलओ ऐसे हैं जो फॉर्म्स नहीं भर पा रहे, उन्हें दूसरे पढ़े लिखे लोगों की सहायता लेनी पड़ रही है। जितेंद्र, पीएम के बयान पे मैं चर्चा चाह रहा हूं आपसे। पीएम कह रहे हैं कि विपक्ष को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। कौन ड्रामा कर रहा है सदन में, और डिलीवरी कहां नहीं हो पा रही है? देखिए, मैंने कहा ना, 33 बीएलओ की मौत प्रधानमंत्री जी के लिए ड्रामा हो सकती है, लेकिन विपक्ष के लिए और देश के लिए ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी ड्रामे की बात कर रहे हैं अगर, तो उनसे ज्यादा ड्रामा कोई कर नहीं सकता। कभी खुद को भगवान बताने का ड्रामा, कभी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने का ड्रामा है, कभी फर्जी डिग्री का ड्रामा, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को गरीब कहने का ड्रामा, कभी मैं 35 साल भीख मांगता था ये कहने का ड्रामा। तो प्रधानमंत्री जी से बड़ा ड्रामेबाज तो कोई मुझे दिखा नहीं आज तक। तो ड्रामे में तो प्रधानमंत्री जी को पारंगत है, पीएचडी है, तो ये शब्द तो उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। वो तो सरेआम टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये एक ड्रामा नहीं है क्या? ये जीवित आदमी, बताइए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए कहते मैं गरीब। अरे महाराज, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या ये ड्रामा नहीं है? ये साहब, हम लोगों भी इंसान हैं लीडर के साथ, तो हम लोगों में भी संवेदनाएं होनी चाहिए। 33 बीएलओ की मौत हुई है, क्या एक छोटी संख्या है? हम तो कहते हैं एक बीएलओ की भी मौत अगर होती, एक नेचुरल डेथ होती है, एक आत्महत्या करना होता है, तो आत्महत्या करना पड़ा। आप शुरू से ही 2-3 महीने दे देते, उनको घोषणा कर देते आप, तो आज ये सदन में हमको उनकी जिंदगी के लिए प्रश्न नहीं उठाना पड़ता ना। अगर उनकी जिंदगी नहीं जाती तो हमको प्रश्न भी नहीं उठाना पड़ता। अगर दिल्ली में
नहीं होता आतंकवादी हमला तो हमको प्रश्न भी सर नहीं उठाना पड़ता। क्या हम विपक्ष के नाते देश की जनता का प्रश्न ना उठाएं? यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या भाजपा सरकार चाहती है 33 लोगों की जान चली गई, हम उस पर उनकी पीठ थपथपाएं? भाई ये चुनाव आयोग क्यों, क्या बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है या जनता को सुविधा देने के लिए या ये एसआईआर के वोट के शुद्धिकरण के लिए? समाजवादी पार्टी की मांग है एक भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए जिसका वोट न बन जाए। और जब समय है तो समय देने में दिक्कत क्या है सर? अगर आपको लगता है कि 3 महीने का काम 1 महीने में लोग कर सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अभी आपको कहा जाए साहब महीने भर की डिबेट आज ही करानी है आप बताइए करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप भी इंसान हैं, 1 करेंगे 2 करेंगे साहब, अरे काउंटिंग का दिन होगा, इलेक्शन का दिन होगा, 4 कर लेंगे, लेकिन एंकर बदलते रहेंगे ना जी। तो लेकिन ये नहीं, ये सुविधा नहीं देना चाहते। बीएलओ की जान जाए चाहे पब्लिक की जान जाए, नोटबंदी में लोगों की जान चली गई, किसान आंदोलन में लोगों की जान चली गई, इनको परवाह नहीं थी साहब। ये पूंछ दबा के किसान बिल वापस ले लिए थे। हमको तो लगता है बीच में एसआईआर न कैंसिल करना पड़े। अगर इसी तरह बीएलओ की मौत होती रहेगी, हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-2 लाख रुपए की मदद करी, क्या सरकार उनकी 1-1 करोड़ की मदद नहीं कर सकती? जवाब ले लेते हैं। क्या अपना पैसा है? पब्लिक का ही ना पैसा है, और पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को ही देने में दिक्कत क्या है? चुनाव में आप 10,000 दे दोगे, चुनाव में आपने 40,000 करोड़ रुपया बिहार में बांट दिया, 15,000 करोड़ सीधे कैश दे दिया, और उसके अलावा तमाम योजनाओं से लगा के और चुनाव प्रचार में 40,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। लेकिन आज अगर सुविधा देने की बारी आ रही है और समय देने की बारी आ रही है तो आप पीछे हट जा रहे हो। ये कैसा साहब? ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमित तिवारी मेरे साथ है। ठीक है, जिनमें जवाब ले लेते हैं। अमित तिवारी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जितिन भाई, जो बात कह रहे हैं अमित जी, उसमें 2-3 बड़ी मोटी बातें हैं कि एक तो प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई हताशा है हार की बिहार और तमाम राज्यों में, जिसकी वजह से व्याकुल और विकल दिखाई दे रहा है विपक्ष। उन्होंने ये भी कहा कि टिप्स अगर आपको चाहिए कि कैसे बेहतर सदन की कार्रवाई होती है, कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको टिप्स देंगे। लेकिन मसला तो ये भी है कि बीएलओस की मौत हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएलओ बीमार थे इसलिए मर रहे हैं, कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ ने खुद का वीडियो डाला और बोला कि भाई हम खुदकुशी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम का बहुत प्रेशर है, हमसे काम हो नहीं पा रहा है। दुनिया भर का नैरेटिव चल रहा है बीएलओस को लेके। लेकिन सरकार की तरफ से बीएलओस पर कोई अभी तक टिप्पणी नहीं हुई, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया। और सदन में आप लोग कैसे बिल पास करा पाएंगे? 10 बिल है, विपक्ष चलने नहीं देगा। इससे पहले के सेशन में कितना मुश्किल हो गया था ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना। ये 19 दिन का जो सेशन है 1 से 19 तारीख तक क्या चला पाएंगे आप लोग? विपक्ष तो अड़ा हुआ है कि चलने नहीं देंगे सदन। कैसे देश तरक्की करेगा? अमित जी देखिए, आज जो संसद में हुआ ये हार की हताशा तो है ही, लेकिन जिस रफ्तार से आज देश आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से देश का अर्थतंत्र आगे बढ़ रहा है जी। हमने अभी हालिया देखा, पिछले तिमाही के जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के, वो बहुत ही उत्साहजनक है, बहुत ही प्रोत्साहनीय है। और उसको भी लेकर बहुत हताशा है विपक्ष में कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था, उसके बावजूद देश कैसे इस तरीके से आगे बढ़ गया था। कुछ लोग तो डेड इकोनॉमी पे बहुत खुशी मना रहे थे। आज आपने सपा के प्रवक्ता की बातें सुनी, उनको अच्छा खासा आपने समय दिया, लेकिन उनके बातों में से ड्रामे के अलावा और कुछ आपको समझ में आया? मुझे नहीं लगता कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि वो सिर्फ ड्रामा ही करते। तो जो लोग आपने देखा छठी मैया को ड्रामा बताते हो, उनको हर एक चीज, हर एक भावना, हर एक सोच ड्रामा ही लगेगा जो देश को आगे लेकर जाता है। मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं। निश्चित तौर पे एटॉमिक एनर्जी का बिल आने वाला है, इंश्योरेंस कोड आने वाला है, बिल्कुल सिक्योरिटीज मार्केट कोड आने वाला है, हायर एजुकेशन कमीशन को बिल आने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है जो इस संसद में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। लेकिन आज की जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है वो ये है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस जो है ना अमित जी, इन्होंने देश में और लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि ये बंद कमरे में कुछ और कहते हैं, कमरे से बाहर निकलकर कुछ और करते हैं। आपने देखा, एक एग्जांपल इन्हीं की पार्टी के मैं देता हूं, किस तरीके से कांग्रेस ने 4 बंद कमरों में 4 लोगों के बीच में कर्नाटक में किसी को क्या वादा किया, आज वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, कर्नाटक की जनता उसे सफर कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। वही खेल इन्होंने पंजाब में खेला था अमरिंदर सिंह जी के साथ, वही खेल ये हिमाचल में खेल रहे थे,
प्रतिभा पाटिल और सुक्खू जी के बीच में, वही खेल ये छत्तीसगढ़ में खेल रहे थे। तो ये जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं या थी, वहां पर ये एक अविश्वसनीय चेहरा बनकर रहे हैं और राहुल गांधी उस चेहरे को लीड करते हैं जी। आज विपक्ष पर किसी को, इस देश की जनता को भरोसा ही नहीं है। आप देखिए, ये बात कर रहे हैं बीएलओज के मौत की, तो अमित जी एक बात बताइए, क्या 2 पेज का फॉर्म भरना इतना मुश्किल है क्या? अगर एक 10th पास का बच्चा भी हो, अगर आप उसको एक वो फॉर्म दे देंगे तो वो पढ़कर उसको भर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जो फॉर्म आता है जो बीएलओज के पास, वो प्री फिल्ड रहता है। पहला पेज प्री फिल्ड रहता है, दूसरे पेज में आपको कुछ डेटा रखने रहते हैं, डेटा पॉइंट्स रखने रहते हैं। गिनूं अगर मैं कोई कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं, तो उनके सिग्नेचर्स के साथ 7 डेटा पॉइंट्स को उनको फिलअप करना पड़ता है। ये 7 डेटा फिलअप करने के बाद उनको स्कैन करके उसको इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपलोड करना पड़ता है। अपलोडिंग में मैं मान सकता हूं कोई अगर डिजिटली उतना सक्षम नहीं हो तो हो सकता है कोई उतना नहीं, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं। व्हाट्सएप जैसा ही आपको उसमें कुछ टाइप करके आपको अपलोड कर देना रहता है फोटो खींच के, और वही प्रक्रिया वहां पे चल रही है। अब आते हैं बीएलओज के आत्महत्या की। अमित जी, मेरा एक गंभीर सवाल ये है कि क्या ये बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं कि या इनकी हत्या हो रही है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल मैं आज आपके माध्यम से खड़ा कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब बीएलओ इलेक्शन की ड्यूटी पर जाता है तो वो जहां भी काम कर रहा हो, चाहे वो बैंक में काम कर रहा हो या स्कूल में काम कर रहा हो या किसी अन्य ब्लॉक लेवल में काम कर रहा हो, वो वहां पर हस्ताक्षर करता है कि मैं इलेक्शन ड्यूटी से जा रहा हूं, और उसका उस दिन का जो नौकरी का जो काम रहता है वो नहीं करना पड़ता है उसको, वो सिर्फ इलेक्शन का काम करेगा, और जब आएगा तो फिर वो अपना नॉर्मल काम करेगा। तो जो ये हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, 2 पेज और 10 घर किसी पर इतना बड़ा प्रेशर नहीं बना सकते। और सिर्फ महीने भर का समय, महीने, जब मुझे पता है कि ये जो तारीख है वो 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, मेरे सर के ऊपर से सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। कोई, आप सोचिए, इंसान की जान इतनी क्या सस्ती हो सकती है कि वो 10 दिन का प्रेशर को ना झेल पाए? और वो तो इसके पीछे बहुत ही गंभीर षड्यंत्र चल रहा है, बहुत गंभीर षड्यंत्र चल रहा है, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न को खड़ा कर रहा हूं। और तीसरी बात मैं आपको कहकर समाप्त करता हूं। प्रियंका गांधी जी को अब मैंने आपके चैनल के रिपोर्ट में सुना कि वो पर्यावरण पे बहुत चिंतित है, तो पर्यावरण पे चिंता लेकर ये इंडिया गेट गए थे ना, और वहां पर जाकर करने क्या लगे? एक आतंकवादी, एक कुख्यात हिडमा जो कि 1 करोड़ का आतंकी था, नक्सली था, आतंकी था, उसके ऊपर, उसको लेकर ये उसके हिमायती बनकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे और कहने लग गए कि हर घर से हिडमा निकलेगा। ये किस तरीके की विचारधारा है और कौन सा पर्यावरण ये उसके थ्रू ये साधना चाहते थे? किस पर्यावरण को साधना चाहते थे? ठीक है। तीसरे और आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं अमित जी, बस मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा ना, आज एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से हकीमपुर बॉर्डर, फूलबाड़ी, पित्रापोल, इन सब जगहों पे, ये जो बंगाल से लगे जो बॉर्डर्स हैं, वहां पर बाढ़ आई हुई है बांग्लादेशियों की, बांग्लादेशी देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी ही घटनाएं आपको लखनऊ में दिख जाएंगी, ऐसी ही घटनाएं यूपी के अन्य शहरों में भी दिख जाएंगी, जहां पर कि बांग्लादेशी मौजूद थे, वो अपनी बस्तियों को खाली करके भाग गए। तो अगर देश में एक शुद्धिकरण चल रहा है तो विपक्ष को इससे दर्द क्यों है? क्यों विपक्ष इससे कराह रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। जी अमित जी। ठीक है, मैं सुमन कुमार के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुमन जी, आप, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, वो ड्रामे की बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं हताश और निराश विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा तो संसद में हंगामा करिए, काम मत होने दीजिए, वॉकआउट कर लीजिए। आज कार्रवाई के दौरान आप देखेंगे, आज पूरा दिन का जो सेशन है, बार बार लोकसभा राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी, 2 बजे तक हंगामा होता रहा, उसके बाद आज कोई कामकाज नहीं हो पाया। नेता बाहर बयानबाजी कर रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं, संसद में ना बात करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। नड्डा साहब कहते हैं कि जिस बीमारी की दिक्कत आपको, उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए, तीमारदारी के लिए। तो इस तरह की बातें संसद के अंदर हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई अगर आप काम नहीं कर सकते हैं सेशन में, अगर आपको सलीका तरीका नहीं तो आइए हम आपको टिप्स दे देंगे। तो विपक्ष और सरकार इसी चीज में मुफ्तला है, बयानबाजी में। हमारा टैक्स पेस का पैसा संसदीय कार्रवाई में बर्बाद हो रहा है, ना सरकार को चिंता हो रही है और ना विपक्ष को चिंता। विपक्ष कह रहा है हम संसद चलने नहीं देंगे, सरकार कह रही है भाई नहीं चलने दोगे तो फिर हम भी बाहर, तुम भी बाहर, दोनों लोग घर।
ऑफ है दोनों लोगों का, फिर पैसा तो हमारा बर्बाद हो रहा है। सुमन जी देखिए, वाकई में बहुत सही चिंता अमित भाई आज करने की जरूरत है इस देश को। और लगातार जितने भी सेशंस हुए हैं और सभी सेशन में पार्लियामेंट के जो सेशन है वो इसी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ते रहे। मसला ये है कि प्रधानमंत्री जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां, देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं सदन उसमें था, पार्लियामेंट में गया था, मुझे लगता है कि पहले इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। ड्रामा हो या नीति हो, इस तरह के जब भी सदन को चलाने की बात होती थी तो उसमें देखने को ये मिलता था कि सदन के जो भी नेता हैं वो विपक्ष के नेता को भी साथ लेते थे। बैठकें जरूर हो रही है, बैठकें जरूर हो रही है, चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन विपक्ष का जो मसला है उस मसले पे बातचीत करने के लिए जो एक गतिरोध खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए वो आज देखने को नहीं मिला। एसआईआर बड़ा मसला है विपक्ष के लिए। एसआईआर से विपक्ष को फायदा नजर आ रहा है। खाद पानी वही है उनकी सियासत का इस वक्त सुमन जी, वही खाद पानी बना हुआ है इस वक्त सियासत, वही खाद, बिल्कुल सही आपने कही, वही अभी खाद पानी है उसी मसले को लेकर। लेकिन विपक्ष को यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि देश की जनता का मूड क्या है, इसे सबसे पहले विपक्ष जाने। सिर्फ एसआईआर के नाम पे आप जनता को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि आपको बिहार में मुंह की खानी पड़ी, अलग अलग प्रदेशों में मुंह की खानी पड़ी है। तो अब आप उस मसले को नहीं, डेवलपमेंट का जो मसला है उस पर प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है। आज 4 करोड़ जनता देश की राजधानी में रह रहे, हर दिन हम आप अमित भाई कम से कम 20-22 सिगरेट बिना पिए धुआं पी जाते हैं। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला है, सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तिवारी जी बात कर रहे थे, देखिए तिवारी जी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इसको ऐसे सीरियस से खारिज मत कीजिए। यहां दोनों पक्ष को गंभीरता दिखाने की जरूरत है पहले ही, क्योंकि हम लोग लगभग 15 साल से पार्लियामेंट के कवर कर रहे हैं। 15 साल आप याद कीजिए, जब जेटली साहब हुआ करते थे अमित भाई, तो वो बुलाते थे, बुला के बैठ के पहले चर्चा होती है, डिनर्स पे चर्चा होती है, उनसे मसौदे पे चर्चा होकर क्या क्या मसले आपके लिए गंभीर हैं, देश के लिए गंभीर हैं, उन तमाम सारे मसलों पे चर्चा होकर ही बातचीत होती थी। यहां प्रधानमंत्री आज जिस तरह से जिस शब्दों को लेकर उन्होंने शुरुआत करी, देखिए राजनीति अलग बात, सदन चलाना अलग बात, तो यहां मुझे लगा कि विपक्ष वहां उससे ज्यादा आहत रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में आपने देखा कि सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही आरोप लगाया, उनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज नहीं हो सकता। इस तरह के शब्द पार्लियामेंट के सेशन में अमित भाई वो कहीं न कहीं देश को एक अच्छा संदेश देने के लिए काफी नहीं है। और आज जिस तरह से बातचीत हुई और रेणुका चौधरी जब पहुंची तो वो कुत्ते को लेकर चली गई, और एक बड़ा मसला जो है वो हम पत्रकारों के लिए बड़ा मसला बन गया कि भाई वहां कैसे सिक्योरिटी की जांच हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। बहरहाल अमित भाई ये कह सकते हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, प्रत्येक दिन हो रहा है, और ये सालों से यही दौर चलता चला जा रहा है। तो यहां दोनों पक्ष को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, जनता के हित में, अब देखिए 10 बिलियन के पास, ये पास कराने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी का बहाने बना ही लेंगे। लास्ट में सस्पेंड करने की जरूरत होगी तो तिवारी जी ये बात मानिए कि वो हमने सदन की कार्रवाई देखी है, उसके बाद क्या ये बाहर जाते हैं, उसी बीच में जो है ध्वनि मत से पास हो जाता है बिल, ध्वनि मत से पास हो जाता है, उसको राज्यसभा में पास कर दिया जाता है। आज अखिलेश बाबू यही तो कह रहे थे पार्लियामेंट में, कहे भाई हम लोग के बिना ये सारे बिल पास कर लेते हैं, न चर्चा होती है, ना हमसे सवाल जवाब होता है, ना हम कुछ पूछ सकते हैं। अमित भाई वही तो दिलचस्प बात है। अरे आप भी, अखिलेश जी से भी यही बात की गई, भाई तो आप तो शामिल हो जाइए ना, आपको शामिल होने क्या दर्द है, आपके विपक्ष में रहते हुए बाहर निकलने के बाद अगर इस तरह की चीजें हो रही तो शामिल होकर अपनी बात रख दीजिए, ताकि कुछ तो जनता में मैसेज जाए कि भैया हम लोग बिल्कुल आपकी ही बात करते हैं, आप हंगामा करके चले जाते हैं, वो जनता में एक नेगेटिव मैसेज जाता है, उसका पॉजिटिव बिल्कुल नहीं जा रहा। और मुझे लगता है कि अमित भाई ये मान के चलिए कि ये अगला कुछ दिन जो है ऐसे ही हंगामे में चलता रहेगा। हम लोग प्रत्येक दिन सदन की कार्रवाई देखने के लिए जाते हैं, वो हंगामा के बाद अब पहले 12 बजे के लिए स्थगित कीजिए, फिर 2 बजे के लिए कीजिए, फिर आगे करते रहिए। तो यही ड्रामा जो है वो देखने को मिल रहा है, एक बड़ा ड्रामा, सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में ड्रामा ही देखने को मिल रहा है, और जनता इसको भुगत रही है। ठीक है सुमन कुमार, ठीक है सुमन जी साथ रहिएगा, अमित तिवारी मेरे साथ है, जितेंद्र वर्मा भी मेरे साथ है। प्रश्नकाल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम ये पूछेंगे अपने पैनल से कि असंसदीय भाषा संसद के भीतर इतनी आम चलन में कैसे हो गई, प्रधानमंत्री का बयान हो चाहे विपक्ष का कटाक्ष हो, इस पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएंगे नहीं, जल्द लौट रहे हैं।
प्रश्नकाल अमित सिंह के साथ दिल्ली हेडक्वार्टर से लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। मुन्ना खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। जितेंद्र वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। मुन्ना खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। जितेंद्र वर्मा जी, मुझे बताइए, आज सेशन का पहला दिन था, प्रधानमंत्री आते हैं और कटाक्ष करते हैं कि भाई अगर काम करना नहीं आता विपक्ष को तो हमसे टिप्स ले लीजिए, हताशा है, ड्रामा मत करिए, डिलीवरी चाहिए और सदन में नारेबाजी नहीं चाहिए। ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही, लेकिन जो असल मुद्दा है उसको एड्रेस क्या सरकार नहीं कर रही है, भाग रही है उस मुद्दे से? जितेंद्र जी देखिए, असल बात तो ये है कि सरकार विपक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहती और सरकार विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने ही नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री जी लगातार तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इनकी सरकार से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी और नेता विपक्ष किया करते थे। इन्होंने क्या किया, उसमें चीफ जस्टिस को हटाया, गृह मंत्री को डाला और वहां पर स्थिति क्या होती है, 2-1 से मैच जीता हारा जाता। जैसे 3 जजों की पीठ होती है, जब कोई फैसला देती है तो 2 जज जो एक जैसा फैसला देते हैं वो फैसला लागू होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त में भी सेम ऐसा ही था। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को बैठाए, सारी बात हुई, लेकिन बात माने नहीं, 2-1 से मैच जबरिया जीत ली है। क्यों? प्रधानमंत्री जी को आखिर डर था कि चीफ जस्टिस उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या लोकतंत्र का गला घोटने जैसा नहीं है? ये इसी तरह के बिल ले आते। ये बिल लाके क्या? अभी जब बात हो रही थी, विपक्ष हंगामा कर रहा था, इन्होंने बिल पास कर। तो देश जब इस तरह से विपक्ष की बात न मानकर, विपक्ष की राय न मान के इस तरह से बिल अगर पेश करके वो उसको कानून बना, तो तानाशाही नहीं तो क्या है? बिना सुने, बिना बात के, बिना कोई राय के, बिना कोई मशवरे के। जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सोचिए, एक बिल लेके आई कि चुनाव आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं हटाया जा सकता, रिटायरमेंट के बाद भी उनसे सवाल और जवाब नहीं किया जा सकता, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस भूल में न रहे कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उनके जितने भी जन विरोधी बिल है सारे टर्मिनेट कर देंगे, सारे खत्म कर देंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो ये तो डेमोक्रेसी में तानाशाही लेके आए प्रधानमंत्री जी। इन लोगों को 33 बीएलओ के मरने का दर्द होता, उसमें अगर शायद 2-4 सदस्य बीजेपी नेताओं के घर के बीएलओ होते। ये बिना परिवार वाले लोग क्या जानते हैं किसी के परिवार का दर्द? किसी का बेटा मर जाए, किसी का पति मर जाए, किसी का पिता मर जाए, इन सब रिश्तों में कोई मोहब्बत प्रेम है क्या इनके अंदर? अगर होता तो अब तक 1-1 करोड़ का मुआवजा, कम से कम एक सरकारी नौकरी, या बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के एसआईआर को लागू नहीं करते। और अगर लागू करना था तो शुरू में ही 2-3 महीने का टाइम दे देते। आखिर अब बढ़ा रहे हो ना 7 दिन, अभी बढ़ाओगे फिर 7 दिन, 15 हो जाएगा ना। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 2 महीना कर दोगे। तो पहले से ही क्यों नहीं उनको समय दे दिया? लोगों की जान लेने वाले लोग हो आप लोग, हर ऐसा फैसला लेते हो लोगों को परेशानी हो, लोगों की जान चली जाए। इनको कोई ना देश से लेना है, ना इनको देशवासियों से लेना देना है, इनको अपनी राजनीति चमकानी है। सीधे सीधे 2 उदाहरण मैंने दे दिया इनकी तानाशाही का। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई उनके रिटायरमेंट के, उनके पद पर हटने के बाद देश में कोई भी सरकार रहे नहीं की जा। अमित तिवारी का काउंटर है सर, गो अहेड। देखिए अमित जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक प्रश्न पूछा था
और उस प्रश्न में आपने पूछा था कि संसद में चर्चा क्यों नहीं होती है, हंगामा क्यों होता है और इसको ड्रामा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, इसी संसद में हमने आंखों की गुस्ताखियां भी देखी हैं, इसी संसद में हमने आंखों की गुस्ताखियां भी देखी हैं, इसी संसद में हमने देखा है कि किस तरीके से लोग गले पड़ जाते हैं, इसी संसद में हमने फ्लाइंग किस भी देखा है, इसी संसद में हमने फिलिस्तीन का बैग भी देखा है, कश्मीर का बैग नहीं दिखा, देखिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपको अपना समय मिला, आपने माना। जितेंद्र भाई बीच में नहीं, बीच में आता हूँ जितेंद्र भाई, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। कश्मीर का बैग नहीं दिखा, कैराना का बैग नहीं दिखा, नूह का बैग नहीं दिखा, केरल का बैग नहीं दिखा, बांग्लादेशी हिंदुओं का के लिए कोई बैग नहीं दिखा, लेकिन फिलिस्तीन का बैग दिखता है। तो सवाल तो खड़ा होगा। पूर्व अभी इन्होंने बात किया कि पूर्व राष्ट्रपति पर बातचीत हुई तो इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ड्रामा कर रहे थे। तो पूर्व राष्ट्रपति जब वो उपराष्ट्रपति जब वो पद पर थे, तब कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो नेता हैं वो मॉक करते हुए पाए गए, उन्हीं को मॉक करते हुए पाए गए। राहुल गांधी बाकायदा उनका वीडियो बना रहे थे। उसके बाद किस तरीके से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात चल रही थी, उनको चेयर लीडर कहा गया किस तरीके से, और उनको किन किन नामों से नहीं बुलाया गया। आज जब वो पद पर नहीं है तो भले वो उनके साथ ये दिखाने का, साथ होने का ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ये जनता ने देखा है। और मैं आपको क्यों कह रहा था कि जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, आपने देखा अभी जो सपा के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि बीएलओ फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ये फॉर्म नहीं भर पाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने ईसीआई की चयन प्रक्रिया पूरी उन्होंने बता दी। इनको एक एसआईआर का फॉर्म ये नहीं भर पाते हैं, लेकिन ईसीआई कैसे नियुक्त होता है, किसकी किसकी इसमें सहमति होती है, वो पूरी प्रक्रिया इन्होंने बता दिया। तो यही कारण है जो जनता आज इनको सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती और हर जगह इनको हरा रही है। तो ये इनको जो मूल विषय हैं जो जनता के, उनसे इनका सरोकार ही नहीं है। तीसरी बात, आपने देखा जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा दे, जो आतंकवादियों के केस वापस ले ले, उनका दर्द बीएलओ को मरने के लिए बहुत ही हास्यात्मक लगता है। क्या जो लोग राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा देते थे और उसका श्रेय भी लेते थे, मंचों से कई बार मुलायम सिंह जी ने इस बात को कहा है कि मैंने आपके लिए 12 लोगों को मरवा दिया, अगर 50 को भी मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। और आज वो बीएलओ के मौत को अपने राजनीतिक हथियार बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए जितेंद्र जी, शर्म आनी चाहिए। कम से कम चुल्लू भर पानी ना मिले तो कम से कम कहीं जाकर ढूंढिए और उसमें जाकर डूब जाइए। तीसरी बात जी, आ रहा जितेंद्र भाई, आ रहा मैं खत्म करूंगा अमित जी। आतंकवादियों के केस वापस लेना, वो आतंकवादी, वो कुख्यात आतंकवादी जिन्होंने लाखों लोगों के जाने ली, उनके आप केस वापस ले लेते हैं। और आज यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं बीएलओ के, ये कहते हुए कि बीएलओ के लिए आपको दुख है। ठीक है जितेंद्र जी, मुझे कांग्रेस के पास जाना, मैं आ रहा हूं। जितेंद्र भाई, कांग्रेस के मुन्ना खान जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मुन्ना खान जी, बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में आपका, प्रश्नकाल में। मेरा सवाल ये है मुन्ना जी कि संसद की कार्रवाई आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, सरकार बार बार आप पर दोषारोपण कर रही है, कहती है हताश निराश है, काम करने का सलीका तरीका नहीं है, और संसद चलने नहीं दे रहे हैं। 10-12 बिल पड़े हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की उन्नति के लिए, वो बिल पास नहीं हो पा रहा है। पीएम कहते हैं कि भाई आप लोग सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। मुन्ना खान जी, पीएम खुद बताए कि टैक्स पेयर का पैसा कितना बर्बाद हुआ। अभी जोकर की बात कर रहे थे हमारे अमित जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इनको शर्म आनी चाहिए। वो तो हमें राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर याद आ रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे, ये भी समझ रहे कि मैं जोकर किसको कह रहा हूँ। उन जोकड़ियों को छोड़ करके अगर काम पे ध्यान दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि संसद का शीत काल चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। विपक्ष सवाल करेगा, सवाल इसलिए करेगा कि किसान के कानून पास किए गए, विपक्ष को नहीं पूछा गया, कोई मीटिंग नहीं ली गई। अग्निवीर के कानून पास किए गए, विपक्ष को नहीं पूछा गया, कोई मीटिंग नहीं ली गई। बंद कमरे में शाह और शहंशाह ने डिसीजन लिया, विपक्ष को ऐतराज होगा। अगर विपक्ष की परिभाषा इनको नहीं समझ में आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ विपक्ष की परिभाषा कांग्रेस ने किस तरीके से समझाया था। विपक्ष की परिभाषा आपको समझनी है मान्यवर। विपक्ष का एक भी आदमी, प्लीज शांत हो जाइए, आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। 1952 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विपक्ष का एक भी नेता नहीं जीत पाया। उस टाइम के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा
जी। अगर विपक्ष नहीं है तो सरकार चलाए कैसे? विपक्ष के लिए 5 सीट खाली कराए गए और 5 लोगों को जितवाया और उसके सलाह मशवरे से सरकार चली। ये हमें विपक्ष की धर्म समझाएंगे, ये हमें बताएंगे विपक्ष कैसे चलती है, विपक्ष को कैसे चलाया जाता है। चलने न जाने आंगन टेढ़ाए कहावत है। सरकार अंधी, बहरी और लंगड़ी लूली हो चुकी है। इस सरकार को सिर्फ 2 आदमी को फायदा देना है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मेहुल चोकसी। आज अगर युवा आवाज उठा रहे उसमें ये डंडे बरसाते, किसान अगर धरने प्रदर्शन कर रहे उसे आतंकवादी खालिस्तानी बोलते। शर्म इनको आनी चाहिए और डूब के मारने का काम इनको करना चाहिए। ये बेशर्म लोग है, ये सिर्फ अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के लिए काम करते हैं। बताएं देश की जनता के लिए क्या क्या इन्होंने 11 साल तक जोकर की तरह काम करते हैं। ये देश बदलने का काम, जुगड़ाई करने का काम, धाका लगाने का काम इनका है, विदेश घूमने का काम इनका है। तो शर्म इनको आनी चाहिए, विपक्ष को शर्म नहीं आती। विपक्ष आज भी उसी मुद्दे को उठा रहा है जो 15 साल पहले हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी उसी मुद्दे को उठाए थे जो आज तक वो मुद्दा है। हमारा मुद्दा है महंगाई, हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, हमारा मुद्दा है युवाओं को रोजगार, हमारा मुद्दा है किसान को राहत, हमारा मुद्दा है व्यापारियों को राहत। मुद्दे पे इन्होंने काम किया। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये राजनीति है इनकी। ये राजनीति से देश चलेगा। देश बांटने का काम करते, ये करते। आजादी के टाइम देश के टुकड़े कांग्रेस ने किया। अरे शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले आवाज मुखर्जी ने उठाया कि जब तक बंगाल, ईस्ट बंगाल जब तक अलग नहीं होगा मैं स्वतंत्र रूप से भारत को आजाद नहीं समझूंगा। किसने आवाज उठाई थी? संघ के लोगों ने आवाज उठाई। तो सारी बातें इनकी धाराशाही हो रही है। जनता के नजरों में ये 0/0 है। हाँ, ये चुनाव जीत रहे। चुनाव हिटलर भी जीतता था, मुसोलिनी भी जीतता था। सारे सिस्टम को हैक करके आप चुनाव जीतिए, कोई बात नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी आपके साथ है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर सरकार जितेंद्र जी, आ रहा हूं खोद कर निकालेंगे। अगर आकाश में छुपे हो, गगन में छुपे हो, पाताल में छुपे हो, कोई व्यक्ति जो देश के लिए घातक है या देश के साथ जिसने गद्दारी करने की कोशिश की है उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार बदलेगी और इंशाअल्लाह जरूर बदलेगी। मुन्ना खान साहब, जितेंद्र वर्मा जी बताइए, बोलिए। जितेंद्र जी। हाँ। हमारे बीजेपी के भाई ने कहा कि विपक्ष पर जनता का भरोसा कम है। तो मैं याद दिला दूं, 40 साल ये लोग विपक्ष में रहे हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं, 2009 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल विपक्ष में रहे। कोई करिश्मा नहीं हो गया। और समाजवादी पार्टी तो लगातार देश में लंबे समय तक सेकुलर दलों की सरकारें रही हैं, उनका हिस्सा रही है। और भारतीय जनता पार्टी यूपी में भी लगातार 14 साल सत्ता से बाहर। तो जनता का सबसे कम भरोसा अगर किसी दल पर है तो भारतीय जनता पार्टी है। और अभी 2024 के चुनाव में भी हम 43+ % के वोट के हकदार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हमने, हमारे गठबंधन ने हराया। और आतंकवादी की बात हो रही है। अरे साहब, आप लोग तो आतंकवादियों को उनके घर तक छोड़ आए थे। आप तो सुविधा अनुसार आतंकवादियों का सहयोग भी ले लेते हैं। सुविधा अनुसार आप जाकर, आपके अडवाणी जी जाके जिन्ना की मजार पर फूल भी चढ़ा देते हैं। मोदी जी मस्जिद का दौरा भी कर लेते हैं। योगी जी मजार पे चादर भी चढ़वा देते हैं। सुविधा अनुसार आपके शिवराज सिंह भी टोपी लगा लेते हैं। अगर वही टोपी अखिलेश यादव लगा लेते हैं तो आप उनको किस भाषा का प्रयोग करके बुलाते हो? वही टोपी नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह लगा लेते हैं तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो? आप मेघालय में तिरंगा जलाने वाली पार्टी के साथ सरकार बना लेते हो, लेकिन आप राष्ट्रवादी हो। आप जो है कश्मीर में पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, जिसको आप आतंकवाद का पालक, पोषक, संरक्षक और जनक कहते थे, जरूरत पड़ने पे आप उनके साथ सरकार बना लेते हो। आपके ही विचारों के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, उनके नेतृत्व में सरकार बनाई बंगाल में। आप देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े थे। आपके लोग एक भी क्रांति के नायक नहीं रहे। एक का भी देश में कोई योगदान नहीं है। इन लोगों का देश की आजादी में अंग्रेजों की मुखबरी करके उनसे पेंशन लेना और क्रांतिकारियों को खिलाफ गवाही देके उनको फांसी की सजा कराना, यही तो इनका इतिहास रहा बीजेपी के लोगों का, आरएसएस लोगों का, संघ के लोगों का। तो आज अगर ये प्रश्न उठा रहे हैं सोशलिस्टों पर, तो सोशलिस्टों के कंधों पर ये देश को आजादी मिली है। याद रखना, वही सोशलिस्ट, वही क्रांतिकारी भगत सिंह, वही चंद्रशेखर, जो सभी जात धर्म को सम्मान देने वाले लोग थे, पूरे देश को एक
प्रेम के एक माले में पिरो कर चलने वाले लोग थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। और जब ये क्रांतिकारी समाजवादी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तिरंगे का विरोध कर रहे थे, भारत की आजादी का विरोध कर रहे थे। यही कारण था इन लोगों ने 52 साल तक नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। और साहब, जब दो हिंदू लड़कों ने तिरंगा फहरा दिया था तो उनको जेल भेजवाने वाले भी यही भाजपा आरएसएस के लोग, ठीक है, उनके खिलाफ मुकदमा। अमित तिवारी, ये बात अमित जी देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी होता है कि आप धड़ल्ले से शायद कांग्रेस देखिए अब फिर से बीच में बोलने लग गए, टोपीबाज लोग टोपी ही पहनाएंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। देखिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए आपको सही स्कूल जाना पड़ता है। आप लगता है कांग्रेस स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुए हैं, इसीलिए इतना भाव भंगिमा से आपने बातें अपनी रखी। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा कि 15 साल से हम एक ही मुद्दा उठा रहे हैं। भाई साहब, अगर आप 15 साल से एक मुद्दा जनता को नहीं समझा पाए और आपको लगता है कि 15 साल में आप सरकार बना लेंगे कहीं भी, जब आप जनता को नहीं समझा पाए तो आपका औचित्य ही क्या है इस देश के लिए? 15 साल से अगर एक व्यक्ति एक मुद्दा उठा रहा है और उसको आप समझा ही नहीं पाए तो लालत है ऐसी लीडरशिप पे, लालत है ऐसी लीडरशिप पे। उठा के फेंकिए उसको बाहर। क्यों उसको ढो रहे हैं? क्यों उसको ढो रहे हैं? दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि आतंकवादियों को घर छोड़कर आया गया, तो मान्यवर क्या आप अपने देश के लोगों को उनके हाल पे छोड़ देंगे? जो छोड़कर आया गया, किसके लिए छोड़कर लाया गया? अपने देश के देशवासियों को वापस लाने के लिए लाया गया ना, अपने देशवासियों को वापस लाने के लिए लाया गया और उसीलिए उनको एक सौदे के तहत उनको छोड़ा गया और बाद में हमने उसको आतंकवादियों को छोड़ा। लेकिन अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से उनको ठिकाने में लगाया गया चुन चुन के। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जितेंद्र जी अपने आपको लगता होगा कि आप अपने देशवासियों पर गोली चलवा सकते हैं। हम अपने देशवासियों की रक्षा करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है भाई साहब? बता दीजिए ना। हम अपने देशवासियों को बचाने के लिए किसी भी मान लिया कि आपने चलवाई वो बीजेपी के राज्यपाल बनाओ, अपने देश में गोली चलवाई वो व्यक्ति अमित जी बीजेपी के राज्यपाल बनाए। मुन्ना खान साहब, मैं आ रहा हूँ। मुन्ना खान साहब, आई विल गिव यू टाइम टू स्पीक। मुन्ना खान जी, दोनों के बीच में मैंने नहीं बोला, मैंने इन दोनों के बीच, ठीक है अमित जी, बात पूरी करिए। हम अपने देश, बिल्कुल बहुत जल्दी, हम अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनकी रक्षा हम अपने खून के एक एक बूंद तक करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है और ये हम करते आए हैं और हम करते रहेंगे। दूसरी बात, इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम ये नारा लगाते थे कि जिस कश्मीर के लिए उन्होंने जान दे दी, आपने तो उसको छोड़ दिया था भाई साहब कि कश्मीर अपने हवाले है। आपने तो उसको दे दिया था दहेज में। लेकिन उसको कश्मीर आज भी अगर इस देश का हिस्सा है तो माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण ही है। तीसरी बात, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं अमित जी। देखिए, इन्होंने कहा कि इनके जो पूर्वज थे अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे। तो गांधी जी के अगर आप लेटर देखेंगे ना कि जो विक्टोरिया को लिखा करते थे, वायसरॉय को लिखा करते थे, तो उसमें लास्ट में वो लिखते थे योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो क्या आप इस हिसाब से क्या आप गांधी जी को भी वैसे ही परिभाषित करना चाहते हैं? हम तो नहीं करना चाहते। क्या आप वैसे ही परिभाषित करना चाहते हैं? तो ये आपकी घटिया सोच, दोगली सोच का ये नतीजा है जो आपने अभी उगला है। इसको कहीं और मत उगलिएगा। ये बहुत ही घृणित सोच है। इस सोच पर आपको शर्म आनी चाहिए। इस सोच से आप जितना जल्दी छुटकारा पाएंगे, देश की जनता का विश्वास आप पर बढ़ेगा। देखिए, टिप्स लेना है तो मैं भी आपको आज दे देता हूं कि ऐसी सोच से आप छुटकारा पाइए। देश की जनता का अगर भरोसा आपको जितना है तो आप देश के हित की बात कीजिए, उन पर गोलियां मत चलवाइए। ठीक है मुन्ना खान साहब। हाँ, देखिए, बार बार अमित तिवारी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। ये बेशर्म आदमी है। इनको पहले पता होनी चाहिए कि जिस आदमी के कहने पे जिस आदमी ने गोली चलाई वो आदमी आज बीजेपी के अंदर राज्यपाल बना हुआ है एक स्टेट का। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर राम भक्तों से इतना ही प्यार था तो उन जो गोली चलाने वालों को आपने जगह क्यों दी, शरण क्यों दी, आपने राज्यपाल क्यों बनाया? दूसरी बात, ये राम भक्त की बात करते
हैं और गाय के मीट पे चंदा खाते हैं। गाय के मांस की फैक्ट्रियां इनके नेताओं के 12-14 फैक्ट्रियां इनके नेता चला रहे। अल कबीर, अल वसीर, अल जहीर, अल हबीब, सब के ऑनर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। फैक्ट्री कहाँ है? साहिबाबाद में। तब इनको शर्म नहीं आती। राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम, 1440 करोड़ निकालने का काम ये करते हैं। राम जी के नाम पे जमीन पे दलाली खाने का काम। अमित तिवारी जी को ऑडियो दीजिए पीसीआर। इनको राम भक्त नहीं, बीफ बैन है मान्यवर। राजनीति करते हैं ये। अगर उत्तर प्रदेश, अरे मुन्ना साहब, बीफ बैन है देश में। अगर बेंगलोर में क्या बात करते हैं? कहते हैं जय हनुमान। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर क्यों खाते थे? कहाँ से लाते थे अगर बैन है तो? और बेंगलोर झूठ कौन आपको साथ, आपके साथ खाए क्या? मतलब के लोग, फायदे के लोग कैसी बातें करते हैं? मनोहर पारिकर निवास लोग है ये लोग। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। को चीज नहीं है। स्वर्गीय नेता के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मनोहर पारिकर आपको बैठा के आपने आपको बोला था क्या? अरे उनका बयान सुनिए आप। मानो झूठ, आप अभी सुनवा दीजिए सर, आप सुनवा दीजिए सर एंकर साहब। झूठ से मुन्ना खान जी को तौबा करवाइए झूठ से। मुन्ना खान जी बोलिए तौबा तौबा। बयान सुनवा दीजिए। मुन्ना खान जी खान को वर्सेस आप बोलो तौबा तौबा। मनोहर पारिकर का मंत्री का बयान सुनवा दीजिए। अपने साथी प्रवक्ता को तौबा करवाइए। तौबा तौबा गाना मत गाने लगिए, तौबा करवाइए बस उनसे। अरे बयान सुनवा दीजिए इनको। चुल्लू भर पानी लेंगे उसी में डूब जाएंगे अभी शर्म के मारे। ये डूब नहीं मरेंगे, बड़ी बेशर्म लोग हैं ये लोग। एक बार क्या हुआ, एक कुएं में एक बीजेपी के नेता गिर गए और एक कहानी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। दूसरा आदमी तो मर गया शर्म से, लेकिन बीजेपी के नेता फिर भी जिंदा होकर बाहर आ गए। मनोहर कहानियां न डूबेंगे न मुन्ना मरेंगे। खान जी लगता है उसके लेखक हुआ करते थे। ये राहुल गांधी को सुनाइए जाके। नहीं शायद उनको कुछ समझ में आए कि जनता के मुद्दे कैसे उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिल पाते हैं आप कि राहुल गांधी बस बिस्किट फेंक के चले जाते हैं? मिलना हुआ है कभी राहुल गांधी से आपका? अरे राहुल गांधी कई बार हुआ, आप बताइए कि चाय वाले के साथ आपकी मुलाकात हुई कभी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जितेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकाल में सवाल यह है कि संसद की कार्रवाई चलना जरूरी है या नेताओं के बयान? पैसा टैक्स पेयर्स का है, हमारा है, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रश्नकाल में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाए